हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ तो आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको जीके के कुछ नए क्वेश्चंस और जो करंट अफेयर्स हैं से जुड़े कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन बस इतना है कि अगर आपको कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कि जिससे कि हम अपने वीडियोज़ को और बेहतर बना सकते हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राउंड। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वह है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। और ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शंस हैं वह इस प्रकार हैं: मदन मोहन मालवीय जी, जस्टिस राणा डे, सरोजिनी नायडू और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना सन 1905 में पुणे में की गई थी और इसकी संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? जी हाँ, सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके ऑप्शंस जो हमारे सामने दिए हैं वो इस प्रकार हैं: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु और रामास्वामी नायकर। देखिए, जितने भी लोगों के नाम यहाँ पर दिए हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब जो हमारे हरिजन भाई थे, इनके उत्थान के लिए काम किया था। बेसिकली दलितों के उत्थान के इन सब लोगों ने काम किया है। लेकिन अगर आप सही जवाब की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमारे जो सही जवाब है वह है ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, देखिए, सत्यशोधक समाज जो था इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। ज्योतिबा फुले जी ने की थी और महाराष्ट्र में की थी। देखिए, सरकारी जो नौकरियां होती हैं, पहले इनमें वो ब्राह्मणों का एकाधिकार मानते थे और उसके बाद उन्होंने इसको बिना भेदभाव के सरकारी ओहदों पर सभी जातियों की भर्ती के लिए एक जो था आवेदन किया था। ठीक है, और उन्होंने एक समाचार पत्र भी अपनी चलाया था सन 1847 में, जो गैर ब्राह्मणों के हितों के लिए था और इसका नाम था जस्टिस। अगर आप बात करें पुस्तकों की, तो सन 1872 ईस्वी में गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म नाम की पुस्तकें भी ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। तो ज्योतिबा फुले जी ने जो है दलित चिंतक कहे जाते हैं, दलितों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने हमारे देश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्योतिबा फुले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? जी हाँ, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए, इसके सही जवाब से पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने वो इस प्रकार हैं: मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में और अलीगढ़ में। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है वह है कोलकाता में। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फ़ारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कोलकाता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सब लोग इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं उनको देखकर ही आपको पता चल जाएगा इसका सही जवाब क्या है। फिर भी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता और भारी औद्योगिकीकरण। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों का जो एक मत नहीं था वो भारी औद्योगिकरण के लिए नहीं था। कि जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कल कारखानों पे एक आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे और वो औद्योगिकरण के बहुत पक्षधर थे। किंतु गांधी जी के मत थोड़ा विपरीत थे। गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योग की तरफ जो थे वो ज़्यादा बल देते थे। तो बाकी तीन चीज़ों पर तो ये सहमत थे, लेकिन बाहरी औद्योगिकरण के लिए इन दोनों में सहमति नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं: 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, उपरोक्त में से किसी नहीं। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसको जलवायु विविधता के कारण कुछ जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब इसके जो सही जवाब है पहले वो बताते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। देखिए, पहले जो था कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया था। जब उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था तब इसको 10 कृषि क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। लेकिन जब उत्तराखंड का निर्माण हो गया, उसका गठन हो गया, तो जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र था
उसको हटा करके अब उत्तर प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्रफल से तो बाहर हो गया, अब उत्तर प्रदेश को कितने रह गए कृषि जलवायु क्षेत्र? 9 जलवायु क्षेत्र रह गए। अगर बात करते हैं 9 जलवायु क्षेत्रों की भी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले तो तराई और भाबर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हमारी आती हैं? सहारनपुर आती है, बिजनौर आता है, रामपुर आता है, पीलीभीत आता है, लखीमपुर खीरी आता है, बहराइच आता है, ठीक है। दूसरा जो था हमारा पश्चिमी मैदान मतलब मेरठ मंडल आता है। तीसरा आता है हमारा मध्य पश्चिमी के क्षेत्र, ठीक है, जिसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल आता है। चौथे की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र आता है, जिसे आगरा मंडल कहते हैं। पांचवा हमारा आता है मध्य मैदानी क्षेत्र मतलब लखनऊ और कानपुर मंडल और फतेहपुर जिला भी इसमें आ जाता है, ठीक है। अब छठा जो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। सातवां हमारा आता है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें गोरखपुर मंडल और गोंडा आते हैं, ठीक है। आठवां हमारा आता है पूर्वी क्षेत्र मतलब वाराणसी और आजमगढ़ मंडल तथा प्रतापगढ़ जिला आ जाता है इसमें। और नवां हमारा जो है अंतिम, ये विंध्य क्षेत्र आता है, जिसमें सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर जिला और इलाहाबाद जिले का कुछ हिस्सा इसमें दक्षिणी भाग जो है वो आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ नदियों के पेयर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किन का स्रोत बिंदु एक ही है। तो ऑप्शन है हमारे ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध, तापी और व्यास, सिंध और गंगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र और सिंध। क्या इसका सही जवाब है? ब्रह्मपुत्र और सिंध, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों है इसका। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है और सिंध नदी, इन दोनों का उद्गम लगभग एक ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2580 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 885 किलोमीटर के बराबर है। और जो सिंधु नदी है यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के एक उत्तरी ढाल से 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों का उद्गम स्थान लगभग एक ही है, स्रोत बिंदु जिसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे एलिफेंटा, निकोबार, सल्तेस और रामेश्वरम, ठीक है। और जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत में अगर कुल द्वीपों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 247 हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में हैं और अरब सागर में, और बाकी के जो हैं बंगाल की खाड़ी के अलावा 204 तो बंगाल की खाड़ी में हो गए, ठीक है। और बाकी के जो हैं वो अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? रामेश्वरम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए क्वेश्चन आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसका सही आंसर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो होगा वह है केरल, ठीक है। सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन जो होता है वो केरल में होता है। देखिए भारत जो है ना बड़ा विविधताओं का देश है। विविधताएं किस प्रकार हैं मैं बता देता हूँ। देखिए भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो अजीब तरह का है, एक तरह से कहा जाए तो। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और मैदान भी हैं, ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु है उसमें बहुत अधिक आंतरिक विषमता भी देखने को मिलती है, ठीक है। आधे भाग अगर भारत को देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हिमालय पर्वतमालाएं उपस्थित हैं। तो भारत बहुत डाइवर्सिटी, इसीलिए कहते हैं ना इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है हमारा। इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों क्या है? केरल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। अब ये किन नदियों पे लागू की गई है आपको बताना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है हमारे सामने वो इस प्रकार हैं: केन नदी पर, सोन नदी पर, बेतवा नदी पर और चंबल नदी पर, ठीक है। क्या ऑप्शन है हमारे? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर और बेतवा नदी पर। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है बेतवा नदी पर। क्या जवाब है इसका? बेतवा नदी पर, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच में संयुक्त राजघाट नदी जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर लागू की गई। क्यों लागू की गई? कि
कि यह परियोजना बेतवा नदी परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्मित की गई। किस जिले में निर्मित की गई है? ललितपुर जिले में। और इसको अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार बांध निर्माण पर होने वाला व्यय दोनों राज्यों में बराबर बराबर वहन करेंगे। ठीक है, इसलिए किया गया है इसका निर्माण कि जो बांध बनाया जाएगा उस पर जो खर्चा होगा दोनों राज्य क्या होगा, बराबर बराबर से वहन करेंगे। यानी यूपी और एमपी दोनों उसके लिए 50-50% के भागीदार बनेंगे। ठीक है, और इस परियोजना से बुंदेलखंड के कौन कौन से हमारे शहर जुड़ रहे हैं? जैसे ललितपुर हो गया, झांसी, जालौन और हमीरपुर। ठीक है, इसका लगभग 138-139 हज़ार हेक्टेयर जो है क्षेत्र सिंचाई सुविधा के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सिंचाई की सुविधा इसे मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? दूरबीनी वेधशाला की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। और इसके ऑप्शंस हैं कोलंबिया में, नेपाल में, भारत में, स्विट्ज़रलैंड में। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है भारत में। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है वो भारत में है, और यह जम्मू और कश्मीर प्रांत के लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और यह 15,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपसे दूसरी पूछी जाती है तो 2015 में दूरबीनी वेधशाला राजस्थान के उदयपुर में भी स्थापित की गई थी, वो दूसरी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो कहाँ है? वह स्थित है हमारी जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रांत में हेनले नामक स्थान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रदेशों में सबसे अधिक जिले कहाँ हैं? जी हाँ, सबसे अधिक जिले कहाँ हैं, किस प्रदेश में है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हालांकि आप सबको इसका आंसर पता होगा, नहीं पता है मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए जो इसमें तमिलनाडु दिया है हमारा ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या 30 है। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या हमारी 30 हो गई। महाराष्ट्र में जो है 35 ज़िले हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे 75 ज़िले हैं, और मध्य प्रदेश में 48 ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जहाँ पर जिलों की संख्या है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुषंगी नगर के नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं: मुरादाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद और गाज़ियाबाद। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा पहले वो देख लेते हैं। इसका सही जवाब है गाज़ियाबाद। सही जवाब क्या है इसका दोस्तों? गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद जो ज़िला है, जनपद है, इसे अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, देखिए इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं: भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी और विधि सचिव। सही जवाब की बात करते हैं दोस्तों, तो सही जवाब इसका है हमारा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी यानी कि सॉलिसिटर जनरल जिसको हम कहते हैं, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, और जो संविधान का अनुच्छेद 76(1) है उसके अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 76(4) के संविधान के अनुच्छेद 76(4) के अनुसार वह राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ठीक है, तो महान्यायवादी जो होता है वो किसी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, भारत में किसी मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति में बैठक या बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य, सामान्य वेतन और सूचना का अधिकार। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से सही जवाब जो है वो हमारा है सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, काम अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा सूचना का अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल देखिए ये चीज़ समझने वाली है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है ये कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। इसे इंग्लिश में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं, और इसका सही जवाब जो होगा वो है कभी नहीं, ठीक है। आज तक कभी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख है। कौन कौन सी हैं वो? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति आज तक कभी पैदा नहीं हुई है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? देखिए फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, भारत में संघीय बजट में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? अब हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं? हमारे सामने ऑप्शन है योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम व्यय और पूंजी व्यय, ठीक है। सही जवाब की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वह है आगम व्यय, ठीक है। भारत के संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम जो होती है आगम यानी रेवेन्यू व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आयात और निर्यात पर लगने वाला कर ना उसे आयकर कहते हैं, ना उसे व्यापार कर कहते हैं, उसे कहते क्या हैं? उसे कहते हैं सीमा कर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। देखिए आयात और निर्यात कर पर सीमा कर लगाया जाता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 तरह के कर लगाती है, ठीक है। उन्हीं से समस्त राजस्व की प्राप्ति होती है। एक तो आयकर होता है, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद पर शुल्क, ठीक। ये उनकी आय का स्रोत होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कौन सा होता है? कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा कर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम गहन उद्योग वह होता है जहाँ कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक। सही जवाब इसका जो होगा अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। देखिए श्रम गहन उद्योग में वे उद्योग होते हैं जहाँ श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना से अधिक होता है। होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें आदि श्रम गहन उद्योग के तहत आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक होता है? तो देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सही जवाब दे देता हूँ। इसका सही जवाब जो है ध्रुव पर सबसे सर्वाधिक होता है। इसका सही जवाब क्या है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसका रीज़न बता देता हूँ। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वहाँ पर भार भी सबसे ज़्यादा लगेगा, इसलिए ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा किसी पिंड का भार होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जो थे वो अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य, देवगुप्त, विष्णुगुप्त, अजय। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा विष्णुगुप्त। उनको कौटिल्य भी कहते हैं, लेकिन उनके बचपन का नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा। कुछ कमियां रह जाती हैं दोस्तों, नया वीडियो बनाया है, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारी तरफ से गलतियां हो जाती हैं। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या कमियां रह गई, ताकि हम अपना अगला वीडियो बहुत अच्छा बना सकें, आप सबके लिए उपयोगी बना सकें। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।